जिला कांगड़ा के नूरपुर में हम सब के बीच में विराजमान है। मैं बड़े विनम्रता के साथ निमंत्रण दे रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के सामान्य अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान जयप्रकाश नड्डा जी को कि वो मंच पर आए, हम सबको अपना संबोधन दे। तो नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जुझारू अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल जी, हमारे प्रदेश के पूर्व यशस्वी मुख्यमंत्री सम्माननीय जयराम ठाकुर जी, भारत सरकार में मंत्री और मेरे छोटे भाई अनुराग ठाकुर जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सम्माननीय सौदान सिंह जी, हमारे प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, संजय टंडन जी, हमारे महामंत्री त्रिलोक कपूर जी, हमारे सांसद कृष्ण कपूर जी, सभी मंच पर उपस्थित हमारे विधायकगण, पूर्व मंत्रीगण, पूर्व विधायकगण, सांसदगण और यहाँ इतनी बड़ी संख्या में नूरपुर के क्षेत्र के हमारे कार्यकर्ता बंधु, मीडिया के मेरे साथी, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे साथी, आज मेरा ये सौभाग्य है कि मुझे आज भारतीय जनता पार्टी के नूरपुर कार्यालय और पालमपुर के कार्यालय का श्री गणेश करने का सौभाग्य मिला है। सबसे पहले तो मैं जब इस देवभूमि में आया हूं तो कांगड़ा के और हिमाचल के तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। लेकिन यहां आऊं और मां चामुंडा को नमन न करूं, मैं यहां आऊं मां ब्रजेश्वरी के को नमन न करूं, मैं यहां आऊं और ज्वाला माता को माथा न टेकूं, मां चिंतपूर्णी को याद न करूं, तो शायद मेरी यात्रा अधूरी होगी। इसलिए सबसे पहले इन तमाम देवी देवताओं को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, मेरे से पूर्व हमारे साथियों ने आपके साथ बहुत सी बातें की हैं और उन्होंने बड़े तफसील से आपके सामने देश की, प्रदेश की परिस्थितियों पर भी चर्चा की। कुछ बातों पर मैं भी चर्चा करूंगा, लेकिन उसके पहले मैं कार्यकर्ताओं को ये जो कार्यालय आज खुला है, इस कार्यालय से जिन बातों के कारण ये खुला है उस पर मैं खुलासा करना चाहता हूं। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में भारत के प्रधानमंत्री बने और हमारे राष्ट्रीय कार्यालय में 11 अशोक रोड में वो आए और उन्होंने हमारे कार्यालय में बैठकर हम सबसे चर्चा की और मुझे याद है आज भी उन्होंने कहा था, क्योंकि मैं उस समय जनरल सेक्रेटरी के रूप में हेडक्वार्टर इंचार्ज था, तो उन्होंने मुझसे पूछा, नड्डा जी क्या हम सरकारी भवनों में ही कार्यालय चलाएंगे क्या? कभी हमारा अपना कार्यालय भी होगा? और उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे। उन्होंने योजना बनाई कि देश में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश के हेडक्वार्टर पर प्रदेश का हेडक्वार्टर का कार्यालय बनेगा और प्रत्येक जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बनेगा। ये उन्होंने सोचा। उन्होंने 887 कार्यालयों की रचना की, योजना बनाई और आज मुझे खुशी होती है ये बताते हुए
कि 500 कार्यालय हमने बना दिए हैं। ये 501 और 502 कार्यालय यानी पालनपुर और नूरपुर, और यहां भी प्रदेश में 8 कार्यालय बन चुके हैं। बाकी जो बचे हैं वह भी बन जाएंगे, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। 122 कार्यालयों का जमीन को ढूंढने का काम चल रहा है और 116 कार्यालय अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इसलिए आने वाले समय में सभी कार्यालय समयबद्ध तरीके से बनेंगे और वो आप सबको समर्पित होंगे। मैं यहां ये नहीं कहना चाहता मित्रों, ये कार्यालय ही नहीं है। आपने देखा होगा, मैं गया हूं, वो एक संस्कार का केंद्र है, वो ऑफिस नहीं है। ऑफिस 10 बजे खुलता है, 5 बजे बंद हो जाता है। बीजेपी के कार्यालय कभी इसके ताले नहीं लगते, ये हमेशा खुला रहता है, 24 घंटा खुला रहता है और यहाँ पर योजनाएं बनती हैं। इसलिए मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ बना हुआ ये कार्यालय, आप सबको मुबारक। इस संस्कार केंद्र से आप संस्कार लें और कार्यालय का सदुपयोग करते हुए सभी नूरपुर की सीटों पर आने वाले समय में कमल का परचम लहराएं, कमल को खिलाएं और भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएं। ये इस कार्यालय से मुझे अपेक्षा है। मित्रों, अभी अभी हमारे मित्र अनुराग ठाकुर जी और जयराम ठाकुर जी आपसे मोदी जी के समय के कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। मैं यहां आपको एक बात कहना चाहता हूं। लंबे समय से मैं भी राजनीति में, हिमाचल प्रदेश को भी राजनीति के उतार चढ़ाव मैंने देखे, बहुत से समय देखे। अगर हमने सावन देखा है तो पत्थर भी देखा, अगर हमने हरियाली देखी है तो हमने मुसीबत भी देखी। लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता का सीना, छाती चौड़ी हो जाती है जब हम ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर के आज खड़ी है। चाइना के कम्युनिस्ट पार्टी की सदस्य संख्या 9 करोड़ है और भारतीय जनता पार्टी की सदस्य संख्या 18 करोड़ है, दुगनी। ये भारतीय जनता पार्टी। दूसरी बात जो आप लोगों के लिए याद रखने वाली बात है, ये अकेली देश में एक ऐसी पार्टी है जो वैचारिक निष्ठ है, विचारों पर चलने वाली पार्टी है और विचारों के लिए काम करने वाली पार्टी है। बाकी सभी पार्टियां विचार शून्य हो चुकी है। सत्ता के लिए, कुर्सी के लिए किसी भी किस्म का समझौता करने के लिए तत्पर। आज मुझे कई बार हंसी भी लगती है और आश्चर्य भी लगता है। कम्युनिस्ट पार्टी और सीपीएम दोनों हाथ मिला करके चुनाव में उतरते हैं। कहां चली गई आपकी वैचारिक विचार? लेकिन भारतीय जनता पार्टी अकेली पार्टी है। अगर हमने 1952 जनवरी में कहा एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, तो 2019 में 6 अगस्त को मोदी जी ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और धारा 370 को समाप्त करके भारत को एक रूप में पिरो दिया, यूनिफिकेशन कंप्लीट कर दिया। कितनी लंबी यात्रा की, 52 से 2019 पार्टी ने स्टैंड नहीं छोड़ा। यही पालनपुर में हमारी पार्टी ने कहा था कि हम भव्य राम मंदिर बनाएंगे। यही पालनपुर में प्रस्ताव पारित हुआ। कहा 93-94, कहा 90 और कहा 2021-22। जो हमने कहा था वो किया और प्रधानमंत्री मोदी जी ने राम जन्मभूमि के स्थान पर शिलान्यास किया और अगले साल भव्य राम मंदिर बनकर के तैयार होगा। यह हम लोग की वैचारिक निष्ठा है। 60 के दशक में 60s में हमने कहा था कि हम परमाणु शक्ति बनेंगे, अणु शक्ति बनेंगे। कांग्रेस पार्टी हमारा मजाक उड़ाती थी। कांग्रेस पार्टी कहती थी ये अणु शक्ति क्या करेगा, नहीं हो पाएगा। मिसेस गांधी ने
पोखरान में टेस्ट करने की कोशिश की थी और की भी थी, लेकिन वो सारे के सारे प्रोग्राम रोक दिए। कांग्रेस पार्टी हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने मई महीने में धूप में मीडिया के सामने कहा, पोखरान में हमने अणु शक्ति का परीक्षण कर लिया है, भारत अणु शक्ति बन चुकी है। ये हमारा विचार है। अगर हमने कहा कि हम ओपन इकोनॉमी में विश्वास करते हैं, कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी में विश्वास करते हैं, तो आज मोदी जी के नेतृत्व में हमको देखने को मिल रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से छलांग लगाकर जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया, उसको पछाड़कर आज 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था। यह है अंतर। अगर हमने कहा कि हम विचारनिष्ठ पार्टी है, तो जिन विचारों को लेकर के हम चले, भारत का मंत्री बन सकता है अनुराग ठाकुर जी। कोई बात कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, नक्शा में आपको बताना चाहता हूं। शुरू करो जम्मू कश्मीर से। मुफ्ती मोहम्मद सईद, उनकी सुपुत्री, वही उसी ने पीडीपी संभाली। ये परिवार की पार्टी नहीं तो क्या है? उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला, उसके ऊपर शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला का बेटा फारूक अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला का बेटा उमर अब्दुल्ला। अब नया अब्दुल्ला आएगा, कोई और नहीं आएगा, उस पार्टी में वही अब्दुल्ला आएगा। ये कैसे हुआ? आप पंजाब उठाइए, आप पंजाब उठाइए, शिरोमणि अकाली दल, बड़े बादल साहब, छोटे बादल साहब, बाकी सब साहब। आप हरियाणा उठाइए, परिवारों की पार्टी। आप हम उत्तर प्रदेश में किससे लड़ रहे हैं? समाजवादी पार्टी से। कांग्रेस पार्टी खत्म। कौन है समाजवादी पार्टी? मुलायम सिंह की पार्टी, बेटा अखिलेश यादव, परिवार की पार्टी। हम बिहार में किससे लड़ रहे हैं? आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू यादव, तेजस्वी यादव, परिवार की पार्टी। हम बंगाल में किससे लड़ रहे हैं? हम टीएमसी से लड़ रहे हैं, बुआ और भतीजे की पार्टी, ममता और अभिषेक की पार्टी। हम उड़ीसा में लड़ रहे हैं, नवीन बाबू की पार्टी, एक व्यक्ति की पार्टी। तेलंगाना में किससे लड़ रहे हैं? केसीआर का बेटा, केसीआर का दामाद, केसीआर की बेटी, यही है तेलंगाना राज्य समिति। हम स्टैलिन से लड़ रहे हैं डीएमके में। कौन है स्टैलिन? पहले करुणानिधि, बाद में स्टैलिन, अब उसका बेटा आएगा। ये सारी पार्टियां महाराष्ट्र में किससे लड़ रहे हैं? शिवसेना, एनसीपी, एक बाल ठाकरे जी के नीचे उद्धव ठाकरे, परिवार की पार्टी। एनसीपी कौन है? शरद पवार, उनकी बेटी, कल ही उनको कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब माँ बेटा बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब सुनने की तरफ चला गया। ये मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि आप भाग्यशाली हैं कि आप ऐसी पार्टी में हैं जहां प्रजातांत्रिक तरीके से विचारों के साथ जुड़ करके आपको काम करने का मौका मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। मैं यहां आपसे भी कहना चाहता हूं, कौन सी ऐसी पार्टी है जिसने सेवा की? कोरोना में सारी पार्टियां लुप्त हो गई। इनके नेता वीडियो कॉन्फ्रेंस में मिलते थे, इनके नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस वीडियो से किया करते थे। कोरोना में सब लुप्त हो गए, सब लुप्त हो गए। कोई क्वारंटाइन में चला गया, कोई आईसीयू में चला गया, कोई दिखने को नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने बाहर निकल करके कोरोना में लोगों की सेवा की, तो अकेली भारतीय जनता पार्टी। इसलिए सेवा कहने का अधिकार अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। सुशासन की बात करें तो आज मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, 2014 के पहले क्या तस्वीर थी? 2014 के पहले भ्रष्टाचार से युक्त पार्टियां, भ्रष्टाचार से युक्त सरकार, स्कैंडल पे स्कैंडल, स्कैंडल पे स्कैंडल। आज स्कैम से निकल करके
स्कीम पर पहुंच गई। मोदी जी के स्कीम आगे और स्कीम के माध्यम से आगे भ्रष्टाचार से युग के साथ साथ पॉलिसी पैरालिसिस। आज हम पॉलिसी पैरालिसिस से निकल करके मजबूत सरकार, दमदार सरकार, निर्णायक सरकार, मोदी सरकार, इस दृष्टि को लेकर के हम आगे बढ़े। और इसीलिए जो ब्लैक स्पॉट था आज वो भारत ब्राइट स्पॉट बन गया, ब्राइट स्पॉट। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो हमने पहले बताया कि ब्रिटेन को पछाड़कर अब हम 5वीं लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए। उसी तरीके से हमारे यहाँ 2022 में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ लगभग 48.8 बिलियन डॉलर हुआ है, यूएस डॉलर हुआ। स्टील के मैन्युफैक्चर में हम दूसरे नंबर पर आके खड़े हो गए। ऑटोमोबाइल की मार्केट में हम जापान को बिछाकर तीसरे नंबर पर खड़े हैं। इसलिए विकास के दृष्टि से देखा जाए तो एक नहीं अनेकों कार्यक्रम हमारे चले हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया। मित्रों, अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मेरे से पहले हम आपको दूर क्यों ले जाएं? अगर मैं बात करूं तो पिछले साल 18 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हुए और इस साल 10 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सड़क पर, मेट्रो पर, रेल पर, इस पर खर्च हो रहा है। और आपको दूर क्यों ले जाऊं? यही नेशनल हाईवे आपने देखा ना, 20 साल से बन रहा था। अब आप देख रहे हैं कि 4 लेन की स्पीड से बन रहा है। आपको फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको चक्की से चंबा की सड़क पर काम दिखता है कि नहीं दिखता? आपको एक आने वाली सड़क पर काम दिखता है कि नहीं दिखता? ये बताता है कि ये जो 18 लाख करोड़ रुपए और ये 10 लाख करोड़ रुपए जो इस साल खर्च हो रहा है वो आपकी नूरपुर और कांगड़ा की धरती पर भी लग रहा है। इसको भी हमको याद रखना। उसी तरीके से आज रेलवे ट्रैक की बात करें, दुनिया का सबसे ऊंचा ट्रैक रेल का वो कहीं और नहीं बन रहा है, वो हिमाचल प्रदेश में बन रहा है, वो बिलासपुर ले लाइन बन रहा है और उसका काम तेजी से। विकास की बात करें, 70 साल में 74 एयरपोर्ट बने और मोदी जी के राज में 9 साल में 74 एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए। ये भी हमको ध्यान रखना। अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें, अगर हम राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करें तो एक कांग्रेस का डिफेंस मिनिस्टर थे, कहते थे कि बॉर्डर में रोड नहीं बनाना यही हमारी स्ट्रेटजी है, यही हमारा डिफेंस है कि हम बॉर्डर पर रोड नहीं बनाएंगे। और आप पहाड़ी लोग और हम पहाड़ी लोगों को मालूम है कि बॉर्डर पर हमारे लोगों को जाने में कितनी दिक्कत होती। 9 साल के अंदर मोदी जी ने 13,525 किलोमीटर बॉर्डर पर सड़क बना दी है और ब्रिजेस के साथ उसको 3 साल में पूरा किया। उसी तरीके से ग्रामीण सड़क वो 3,28,000। मेरे से लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि हमें भी निमंत्रण दो, हम भी मोदी जी को मिलना चाहते हैं। ये आज भारत की स्थिति है और इस तरीके से भारत का स्थान बना। लेकिन एक बात और भी मैं कहना चाहूंगा और वो दुख के साथ कहना चाहूंगा कि जब हम लोग इस तरीके से देश को दुनिया में मोदी जी ने स्थापित किया है तो कांग्रेस पार्टी का युवराज भारत की प्रजातंत्र को बचाने के लिए इंग्लैंड जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया उसके पास जाकर के कह रहा है कि भारत में प्रजातंत्र बचाओ। यानी देश की गरिमा को गिराने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, कोई कसर नहीं। अरे युवराज, मोदी जी का विरोध करते करते तुम देश का विरोध करने लगे। तुम भारत की परंपराओं का, संस्कृति का मजाक उड़ाते हो। आप सेंगहोल के सामने, जिसको लोकसभा में स्थापित किया प्रधानमंत्री जी ने, सेंगहोल, इस सेंगहोल पर जब प्रधानमंत्री साष्टांग दंडवत करते हैं तो उसका मजाक बनाते हो और भूल जाते हो कि यही सेंगहोल तेरे दादाजी को दिया गया था और तुम्हारे दादाजी ने उसको वॉकिंग स्टिक बना दिया। ये हमारे लिए शर्म की बात है, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और उसी को फिर से प्रधानमंत्री जी ने चोल डायनेस्टी में मठों के द्वारा पूज किया हुआ
राष्ट्रभक्ति का प्रतीक, राष्ट्र धर्म का प्रतीक, सेवा भाव का प्रतीक, देश की अस्मिता का प्रतीक, उस सिंघोल को फिर से लोकसभा में स्पीकर के पीछे उसको स्थापित किया ताकि प्रजातंत्र धर्म के आधार पर चले, राष्ट्र धर्म के आधार पर चले, कोड ऑफ कंडक्ट पर चले, भारत के संविधान पर चले। अब तुम उसका मजाक उड़ाते, ये तुम्हारी स्थिति हो गई है। इसी तरीके से आप बोलते हो कि आप भारत जोड़ोगे, आपने तोड़ने में कसर क्या छोड़ी है? क्या कारनामे नहीं किए आपने? जिन लोगों ने नारा लगाया अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, उनके साथ तुम जाकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में हाथ से हाथ मिलाकर के खड़े हो गए। जिन लोगों ने कहा, जिन लोगों ने नारे लगाए भारत तेरे होंगे टुकड़े टुकड़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनके साथ तुम हाथ मिलाकर के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में खड़े हो गए। किस मुंह से तुम भारत जोड़ने की बात करते हो? पहले इस दुनिया से माफी मांगो, देश से माफी मांगो। राहुल गांधी जी, आपको माफी मांगनी पड़ेगी। देश जानता है कि आप तोड़ने वालों के साथ खड़े हो, आप जोड़ने की बात नहीं करते। और मैंने पहले भी कहा कि ये जो तुम दुकान खोल करके बैठे हो, ये नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल खोला है, नफरत का मेगा शॉपिंग मॉल, ये तुम्हारी स्थिति है। प्रदेश के बारे में अभी जयराम जी आपके सामने बता रहे, छल करके राजनीति में सत्ता में आ जाना ये एक बार होता होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, तैयार रहो, अच्छे से काम में जुटो। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। भारतीय जनता पार्टी आगे आएगी और पूरे विकास के साथ काम को करेगी। इस बात को भी मैं आपके सामने मित्रों, अभी हिमाचल की बात हुई है, मैं कुछ बातों की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। ये 3 मेडिकल कॉलेज आपको मिले, नाहन में मिला, हमीरपुर में मिला और आपको चंबा में मिला। कभी सोचा था? एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मिला, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मिला, एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिली। कौन से विकास के काम आपके नहीं? आज हम प्रयास कर रहे हैं कि मंडी के पल वैली में एक एयरपोर्ट बने और वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बने ताकि हिमाचल विकास कर सके। मैं आपसे एक ही निवेदन करना चाहता हूं मित्रों, हम सब राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम सब लोगों को राजनीति की गहराई को समझना है। हम सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए समर्पित हैं, इसलिए हमें रुकना नहीं है, हमें काम में जुटना है, आगे बढ़ना है और अपने मंजिल तक पहुंचे बगैर आराम नहीं करना है। और हमारा मंजिल भारत को अमृत काल में 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप नेशन बनाना है, सबसे आगे खड़ा करना है। उसके लिए हमको काम में जुटना है। आपने मेरी बात सुनी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपको कार्यालय की बहुत बहुत बधाई। बोलो नड्डा जी को जय श्री राम, नड्डा जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। मेरा निवेदन है स्थानीय विधायक श्री रणवीर सिंह निक्का जी से कि वो मंच पर आए और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी